Accounting principles. By the end of the chapter, you should be able to explain and recognize the application of the following accounting principles. These are the accounting principles we will be studying one by one. सबसे पहले आपको देखना चाहिए अकाउंटिंग, ये हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, और ये क्यों हमें पढ़ना जरूरी है। बेसिकली इसकी वजह ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट शुड फॉलो अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, तो उसका कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। सबका हर कोई एक ही प्रिंसिपल या एक ही बेस के तहत जब मतलब करेगा तो आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा ना हो, इफ एवरी बिजनेस फॉलोड इट्स ओन रूल्स, इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी यूजफुल, क्योंकि हर कोई अपना से यूजर वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस विद दोस ऑफ अदर बिजनेसेस। अगर ये हर कोई अपने अपने प्रिंसिपल के हिसाब से अपने आप से करे तो क्या होगा कि आपके पास कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है आपके बिजनेस में, तो वो बहुत सी उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। तो उसके इसीलिए जो हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल, एक जो कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल हम रखते हैं ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाए। जो आपकी अगर आपके एसेट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, उसको कंपैरिजन में आसानी हो जाए, ठीक है। एक और बात, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर आल्सो रेफर्ड टू एज कांसेप्ट ऑफ कन्वेंशन। ये कॉन्सेप्ट्स का, इसको प्रिंसिपल को कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी, अगर कहीं पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हो, अच्छा आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बजाय अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखो, अकाउंटिंग कन्वेंशन लिखो, आप उसको वही समझेंगे कि जो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अच्छा, principles such as the matching and prudence principle have already been seen in the previous chapter। सर इसको छोड़ो। अच्छा, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? नंबर 1, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल जिसे कहते हैं कि आपको मैचिंग प्रिंसिपल रिक्वायर अ बिजनेस टू रिकॉर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेवेन्यू, ठीक है, कौन से रेवेन्यू, एंड एनी रिलेटेड एक्सपेंस। बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उस पीरियड के अंदर, उस टाइम के अंदर, अकाउंटिंग पीरियड, सेम पीरियड सेम पीरियड में जो आपके एक्सपेंस है उसको उस साल के उस अकाउंटिंग पीरियड के रेवेन्यू से मैच करते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपके पास जैसे यहाँ पर है, मैचिंग प्रिंसिपल द बिजनेस शुड रिपोर्ट द एक्सपेंस इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड एज द रेवेन्यू इट हेल्प लर्न। इट हेल्प learn regardless of whether they are transfer of money। देखें, प्रिंसिपल बेसिकली इसको ना, मैचिंग प्रिंसिपल को हम एक्रूअल बेस भी कहते हैं, ठीक है ना, एक्रूड या ओइंग भी कहते हैं, जैसे आपको नजर आ रही है ना, एक्रूड या ओइंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपने पैसा दिए हैं या नहीं दिए हैं, आप दोनों को उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर आपको लिख के बताऊँ, ये आपके पास अकाउंटिंग ईयर आपका है, यहाँ से जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास है जनवरी, सपोज करें, क्योंकि अकाउंटिंग है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपोज करें जनवरी है, ठीक है, और यहाँ पे जो है दिसंबर है, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का आपका ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है। अगर किसी ने पेमेंट की है यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक की है, उसने पेमेंट अगर यहाँ तक की हुई है, ठीक है, तो भी हम जो है ना, हम यहाँ तक का मतलब सपोज करिए सितंबर है, सपोज करें सितंबर है, अगर सितंबर तक का पे किया हुआ है तो भी हम जो है हम इसको यहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब हमने या तो हमने सेल्स की हुई होगी और पैसे नहीं आए, अब पहले से पैसे नहीं आए लेकिन हमें सेल इस पीरियड में ये सबको हमें रिकॉर्ड करना है। इसी तरह
जनरली क्या होता है, एक्सपेंसेस में मसला होता है कि एक्सपेंसेस जो है ना वो आपने सितंबर के पे किया और दिसंबर आप 31 पे आ गए, एंड ऑफ द ईयर आ गए, आपने पेमेंट इतनी नहीं की हुई, लेकिन आपको ये सारा का सारा यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये भी तो हो सकता है कि आपने जो पेमेंट है वो यहाँ नहीं की, बल्कि यहाँ से निकल के अब आगे निकल गए, ठीक है, मार्च तक अगर पे कर दिया। अगर हमने मार्च तक की पेमेंट कर दी मिसाल के तौर पर यहाँ पे, यानी कि अगले महीने की आगे तक पहुंची, ठीक है ना, मिसाल के तौर पर ये मार्च तक की पेमेंट हो गई, ठीक है। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, पेमेंट हमने मार्च तक की है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस इस अमाउंट को यहाँ से माइनस करेंगे और यहीं तक लेकर आएंगे, और यहाँ पर अगर है तो इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। इसीलिए इसको हमने, आपने देखा होगा जब सितंबर से लेकर, अगर हमने सितंबर तक की पेमेंट की हुई है और हमें पेमेंट करनी और हमें जो एक्सपेंस रिकॉर्ड 31 दिसंबर तक के करने हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी, ठीक है ना। ये इसको आप ड्यू कर दें, ठीक है। मेरी दूसरी जो है ना वीडियो के अंदर में जो वो आपके पास जो एडजस्टमेंट वाली, उसमें सारी डिटेल सब दी हुई है, ड्यू है, अनपेड है, ठीक है। अब इसको आप आउटस्टैंडिंग कह दें, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको सब लिख के बताता हूँ। ड्यू है, अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ओइंग हो सकता है, ठीक है, एक्रूड हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी और भी चलते ना, जैसे ड्यू, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, इसको एरियर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ भी मतलब ये हो सकता है कि आपके पास जो है ना, आप क्या करेंगे, आप इसको कंसिडर करेंगे एक्रूड है, ये सारी, ये तो कोई भी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जब एडजस्टमेंट हम करते हैं तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक की अगर कोई पेमेंट नहीं हुई तो वो ड्यू, अनपेड या कुछ भी है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये मैं ऐड कर लिख के बता देता हूँ, क्या करते हैं उसको हम करते हैं ऐड, ठीक है। उसको हम कर देते हैं ऐड, ताकि आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर होगा। इसी तरह अगर आपका कोई अमाउंट होगा दिसंबर से जनवरी तक का दिया हुआ हो, इसका मतलब है आप यहाँ से बाहर निकल गए, तो हमें अकाउंटिंग पीरियड का जो ज्यादा पेमेंट हुई है, पेमेंट हमने की भी भले थे, लेकिन हम उसको, क्योंकि हमें एक्सपेंसेस तो जनवरी दिसंबर तक उस अकाउंटिंग ईयर के ही रिकॉर्ड करना है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अगर हमने पेमेंट ज्यादा की हुई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, ताकि इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक नाम देते हैं, इसे हम प्रीपेड कह देते हैं, ठीक है। प्रीपेड कहते हैं या एडवांस कह देते हैं, ठीक है। तो प्रीपेड अगर एडवांस होगा तो हम क्या करते हैं उसको, अगर हमने पेमेंट यहाँ पे की हुई है तो उसको हम कर देते हैं माइनस, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। ये हमने ताकि हम ये यहाँ तक पहुंच जाए, तो दिस इज कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि आपने जो है इस जो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड है, इसको आपको रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस या रेवेन्यू का। अगर आपने एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जनवरी से दिसंबर से ज्यादा दिए तो उसको माइनस करके इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे लेकर आएंगे, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, और जनवरी से लेकर ये तक, ठीक है। और जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पॉइंट तक हम लेके जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हमने जो है इन केस अगर हमने दिसंबर तक नहीं पे किया हुआ, हमने सिर्फ जनवरी सितंबर तक पे किया हुआ, तो भी हम इसको ऐड करके यहाँ तक लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? इसलिए क्योंकि हमारे पास हमने भले से पेमेंट कम की है, ये ज्यादा की है, हमारा जो जो एक्सपेंस है वो हमारा दिसंबर तक का हो गया। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि वी शुड मैच रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रीड कर लूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपको।
अच्छा, in the same accounting period as the revenue is held and regardless of whether there was a transfer of money. ट्रांसफर मनी का मतलब होता है पेमेंट की है या नहीं की है, ज्यादा की है कम की है, ठीक है, ट्रांसफर मनी हुई है. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन एक्रूवल अकाउंटिंग. जैसे एक्रूवल को मैंने कहा था, एक्रूवल अकाउंटिंग भी इसे कहता है. ठीक है, एक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जो है ना वो एक्सपेंसेस इस पीरियड के में ही रिकॉर्ड करना है, अगर हमने पे की है या नहीं की. जैसे आपको मैंने कहा कि अगर मैं मार्च तक की पेमेंट की है तो भी हम दिसंबर तक के रिकॉर्ड करेंगे, और सितंबर की है तो भी दिसंबर के ही रिकॉर्ड करेंगे. ये कहलाता है एक्रूवल. अगर हम कैश बेस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो हम फिर देखते हैं कि हमने पेमेंट कहाँ की हुई है. अगर सितंबर तक की पे की तो हम कहते हैं ये सितंबर तक का खर्चा है, उसका आगे खर्चा नहीं. अच्छा, अगर हमने मार्च तक का, हम कहते हैं खर्चा मार्च तक है. तो कैश बेस अकाउंटिंग बेसिकली होती नहीं है. जैसे कैश बेस है ना, अपोज टू कैश बेस अकाउंटिंग, इस पे आपको हाईलाइट हुआ होगा. ठीक है ना. एज रिकॉग्नाइज दैट, अच्छा ये बता एक्सप्लेन कर रहा है. एज इट रिकॉग्नाइजेस, कौन क्या चीज, अकाउंटिंग, एक्रूवल अकाउंटिंग. As it recognizes that expenses and revenue accrued or owing should be included in the financial year to which they relate, even if the expenses was not paid or the revenue was not received. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर हमने यहाँ पे नहीं भी किया तो भी इंक्लूड कर लेंगे, और रेवेन्यू हमें रिसीव नहीं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल है. हम अकाउंटिंग में जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम सेल्स को लिखते हैं. सेल तो हमारी क्रेडिट में होती है, तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड हम कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए. लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को नहीं देखते. अकाउंट रिसीवेबल कितना पैसा बाकी भी होता है, हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी सेल हो चुकी है. ठीक है, यहाँ तक कोई मसला. द एक्सपेंसेस वाज नॉट पेड. सिमिलरली expenses and income prepaid, जैसे मैंने अभी आपको prepaid ऑलरेडी बता दिया, should not be included in the year which they were paid but in the following year. ठीक है, ये prepaid यहाँ से ना इसको उस साल में पे तो हमने इसमें किए हैं, हमने यहाँ तक पे किया, तो हम इसको उस साल के एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको पेमेंट, क्योंकि आपने मार्च तक की तो मार्च के साल में ही वो रिकॉर्ड होगा. ठीक है. Sales expense and profit, for example, can then be meaningfully compared. अच्छा, meaningfully compared with one year to next, to the next. In keeping this principle, expense and income adjustment as saw earlier in the chapter. देखिए हम क्यों हमने ये एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, नीड एडजस्टमेंट. बेसिकली मैंने जो आपको अभी बताया है ना, ओइंग ऑफ पेनिंग, ये इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं. ठीक है, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं. यानी सितंबर तक का हमने पेमेंट अगर की हुई है तो हम दिसंबर तक को उस पर ऐड कर लेते हैं, हालांकि हमने पेमेंट नहीं की हुई होती. इसी तरह अगर पेमेंट हमने मार्च तक की पेमेंट की हुई होती है, इसको हम माइनस करके दिसंबर की पॉइंट तक लेके आते हैं. यानी जनवरी से दिसंबर जितना एक्सपेंसेस है उस पीरियड के अंदर हमने पे किया नहीं किया, हम उसको उस साल के इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ तक कोई मसला हो तो प्लीज बताइए. अच्छा, अब यहाँ पर हमारे सेल्स है, एक्सपेंसेस है, कमीशन. ठीक है ना, ये आपके पास आ गया. एक्टिविटी आगे चला, एक्टिविटी को फिलहाल छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं. बिजनेस ड्यूटी प्रिंसिपल क्या होता है? बिजनेस ड्यूटी प्रिंसिपल कहते हैं बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर. बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल ये क्या होता है? बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल ये होता है कि बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर. इसका मतलब क्या हुआ? रिगार्ड द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को जो अफेयर, जो भी मामलात हैं, इज ट्रीटेड एज बीइंग सेपरेट. ठीक है, बिजनेस के मामला जो है ना वो should be separate from the नॉन बिजनेस एक्टिविटी या ऑफिस ओनर. ठीक है, ऑनर की जो एक्टिविटी है जो उसकी वो अलग है, और अकाउंटिंग. इसीलिए इसी के बेस पे जब हम क्या करते हैं, जब हम हमारे पास जब ऑनर हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हम उसको कैपिटल में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, कैश में डेबिट करते हैं. हालांकि बिजनेस से जो पैसा जा रहा होता है, और सॉरी आ रहा होता है, लेकिन ऑनर से पास जा रहा होता है. तो हम ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करते, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस से करते हैं. तो बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर, यानी बिजनेस जो है वो डिफरेंट एंटिटी है. ठीक है, ये कहलाता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. ठीक है, ज्यादा इसमें कोई डिटेल नहीं है. इसमें सिर्फ ये है कि जब ड्राइंग रिकॉर्ड करके ऑनर लेके जा रहा होता है तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं,
एज ए हम ट्रीट करते हैं कि ड्राइंग से पैसा चला गया, ड्राइंग को डेबिट करते हैं, और जो कैश होता है वो ऑनर अगर ले जाता है, कोई भी एक्टिविटी अगर अगर ऑनर की जो है ना वो बच्चे की फीस पे हो रही है, उसका घर का रेंट दिया जा रहा है, हम उसको क्या करें, ड्राइंग उसको ड्राइंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी तमाम एक्टिविटी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको रेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको ऑनर के रेंट रिकॉर्ड, बल्कि जो भी एक्टिविटी पैसा जा रहा ऑनर लेके जा रहा तो उसका एक ही अकाउंट है, डेट इज ड्राइंग, और ऑनर जो भी लेकर आ रहा है उसका एक ही अकाउंट है, वो क्या है, कैपिटल। ठीक है, हम अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस ही करते हैं, ऑनर की नहीं कर रहे होते। ठीक है, चले एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। अच्छा, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करो उसकी कंसिस्टेंसी, यानी एक मेथड को हम उसी मेथड को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करें, बार बार उसको चेंज ना करें। जैसे state that the similar transaction should be recorded using the same accounting method year after year। इसकी कंसिस्टेंसी इस पे स्पेशली यूज होता है डेप्रिसिएशन के लिए। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर रही हैं डेप्रिसिएशन का, तो अगले साल भी उसके लिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन ही करें, बार बार चेंज ना करें। ऐसा ना हो कि एक दफा आपने फर्नीचर पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, अगले साल उसी फर्नीचर पे आपने रिड्यूसिंग मेथड लगा दिया, ऐसा ना हो। ठीक है, आप उसको बार बार चेंज ना करें, वरना फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी और वो मैचिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ड्यूलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपके पास एवरी डेबिट has to be recorded on the every debit has to be recorded on the credit side, and every credit has to be should have the corresponding debit entry। मतलब हर चीज को दो जगह रिकॉर्ड करना है, जैसे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो हमारा इसी बेस पे होता है। ठीक है, शुड बी डेबिटेड, ठीक है, डेबिटेड और शुड बी क्रेडिटेड, यानी जो भी एंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट में क्रेडिट में दोनों जगह रिकॉर्ड, ये कहलाता है ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा है। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हमने एज्यूम करते हैं कि बैलेंस बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अनफॉरसीनेबल फ्यूचर। अच्छा, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फ्यूचर। ठीक है ना, विच इज एट लीस्ट 12 मंथ। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम बिजनेस हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, बिजनेस विल कंटिन्यू। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी जो फिक्स एसेट है उसको एक रिकॉर्ड करते हैं, बार बार उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, a going concern is a business that is running without the likelihood of the closure in the near future। अगर हमने ये सोचा है कि ये फ्यूचर में बंद करने वाले हैं, तो फिर ये हम क्या कर रहे हैं, यानी गोइंग कंसर्न को फिर हम ये रिकॉर्ड नहीं, उसको अप्लाई नहीं होगा फिर। ठीक है, this is usually regarded in the within the next 12 months। This is basic assumption of accounting and is referred to as the going concern principle। Going concern का मतलब होता है business will continue for unforeseeable future। Financial statement are prepared with this assumption in mind। फाइनेंशियल जो प्रिपेयर की जाती है वो रिकॉर्ड होती है इन दिस माइन, हम रिकॉर्ड कर रहे हो। अच्छा, अब ये कह रहे हैं इफ द बिजनेस इज नॉट कंसीडर्ड टू बी गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसीडर नहीं किया फिर क्या होगा, एंड इज गोइंग टू लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है बिजनेस को खत्म करना। इन द कमिंग ईयर देन एसेट टू बी लिस्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नेट रियलाइजेबल वैल्यू नॉट अ हिस्टोरिक कॉस्ट। बेसिकली जो हम हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब और रियलाइजेबल नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको बात समझिएगा। हिस्टोरिक कॉस्ट का मतलब होता है जितनी की हमने परचेज है उसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि इस वक्त हम कितने की हम बेच करते हैं, कितना का हम उसको मिल सकते हैं। तो हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं कर रहे होते उसको कि अभी कितने का बेच देंगे एसेट को, हम रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट को। तो ये बेसिकली जब हम, जैसे मिसाल के तौर पर हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए में, तो 10,000 रुपए ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करते कि उसकी जो हमने बड़ी ये कीमती हो गई तो बाद में इसकी वैल्यू बढ़ गई है और बड़े इसकी वो वैल्यू हो गई है तो इसको ज्यादा कर दें, या ये इसकी वैल्यू मार्केट में इतनी ज्यादा ये कम कर दें, ऐसा नहीं करते। हम हिस्टोरिक पे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हिस्टोरिक पे रिकॉर्ड करने का मतलब बेसिकली क्या है, गोइंग कंसर्न को फॉलो करो। ठीक है, अगर आप ये हिस्टोरिक कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे
और आप रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर रियलाइजेबल वैल्यू। तो इसका मतलब ये जितना मतलब बेच सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि गोइंग कंसर्न का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा, हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं हम हिस्टोरिक कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है उसी पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और आ गया हिस्टोरिक कॉस्ट, दोबारा आ गया। ठीक है, हिस्टोरिक कॉस्ट प्रिंसिपल भी वही है। हिस्टोरिक कॉस्ट शुड दैट एसेट शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट एट व्हिच दे आर रिकॉर्ड। ठीक है, वैल्यू किस पे होगा, ये कहलाता है हिस्टोरिक कॉन्सेप्ट, जो अभी मैंने इसमें आया था ना आपका हिस्टोरिक कॉस्ट। हिस्टोरिक कॉस्ट एक अलग से प्रिंसिपल भी है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितने की आपने परचेज किया उस पर रिकॉर्ड करते रहेंगे, उस पर चेंज नहीं करेंगे। जितने का मार्केट हिसाब से मार्केट का रिफ्लेक्शन उस पर नहीं आता, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी रिलेटिव रहेगी, वरना अगर चेंज करते रहेंगे तो रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि उसकी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके मटेरियल वैल्यू क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सोनली मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट विल अफेक्ट द डिसीजन ऑन द, डिसीजन अफेक्ट हो रहा है यूजिंग द इंफॉर्मेशन। इसकी मैं आपके एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो, आपको पता फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट जो है तो उसके लिए तीन कंडीशन का होना जरूरी होती है। उसके लिए तीन कंडीशन का होना जरूरी होती है। एक कंडीशन जो है वो है लॉन्ग लाइफ। ठीक है, लॉन्ग लाइफ का मतलब मोर देन ए ईयर। ठीक है, लॉन्ग लाइफ होगी। दूसरा होता है शुड बी यूज इन द बिजनेस। शुड बी यूज इन द बिजनेस। ठीक है, और तीसरे का नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल। ठीक है, तो ये जो आपको शुड बी इन द बिजनेस, नॉट फॉर सेल, बेसिकली ये तीन कंडीशन इसके साथ आपकी है, तो उस समय क्या कहता है, फिक्स एसेट कहता है उसको। ये तो मेरा ख्याल आपको बता चुका हूँ पहले मैं। तो अच्छा, अब इसका यहाँ क्या लिंक है, इसका लिंक है मटेरियल। बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना, इस फिक्स एसेट के लिए रिकॉर्ड होता है। जैसे आपके पास जो है वो फर्नीचर है, फिक्सर है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, सब इससे तीनों चीजें अप्लाई। अगर अगर कोई भी मतलब फर्नीचर आपने परचेज किया सेल करने के लिए तो फिक्स एसेट नहीं होगा वो, हालांकि वो लॉन्ग लाइफ भी होगा, लेकिन उसको आप, लेकिन दोनों बाकी दोनों कंडीशन आपसे अप्लाई नहीं हो रही। कौन सी नहीं हो रही, आपकी ये वाली कि शुड बी यूज चले तो लिया नहीं आपने, तो फिर वो करंट एसेट हो जाएगा। अच्छा, यही अगर तीनों कंडीशन अप्लाई होती है डस्टबिन के ऊपर, एक आपने डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन जो है वो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, तो उसको तीनों कंडीशन है, लॉन्ग लाइफ भी एक नॉर्मली एक साथ ज्यादा चल जाता है, और यूज इन द बिजनेस और नॉट फॉर सेल भी होता है, तो तीनों अप्लाई हो रही है, लेकिन उसको आप एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देंगे। तो 100 रुपीज की कॉस्ट है, बाकी एसेट आपके 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 20 लाख के एसेट आपके पास है, लेकिन डस्टबिन जो है वो उसकी कॉस्ट कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है। अगर वो एसेट में रिकॉर्ड ना करें बल्कि सारे डायरेक्ट आप एक्सपेंस में कर दें, तो इट विल नॉट अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज यूजिंग द इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको एक्सपेंसेस जो है ना वो क्या होंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहलाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। ये बात समझ में आई है, नहीं है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि आपके पास हर वो चीज जो आपके पास बिजनेस के अंदर जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई ऐसी जिसको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जाहिर है आप इसको मॉनेटरी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक रिकग्निशन, मिसाल करता बैंक की रिकग्निशन, आपका बैंक वो आपकी बहुत अपना नाम है, बैंक की रिकग्निशन आप, सॉरी ब्रांड रिकग्निशन, यानी ब्रांड बहुत बड़ा है, ब्रांड है, तो उसकी रिकग्निशन जो है ना वो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे।
एम्प्लॉयज स्किल है, बहुत स्किल वाले एम्प्लॉयज आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इस पे स्किल इवन के इसमें लॉयल लिखा हुआ, इवन कि अगर आपके एम्प्लॉयज बहुत लॉयल हैं तो उसको भी आप उसको बिजनेस के अकाउंटिंग में उसके पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपकी जैसे बड़े जो है बहुत से बड़े एफिशिएंट है, लेकिन ये आप इसको मनी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज एनीथिंग विच इज state that only transaction even that can be measured in terms of money, ठीक है, measure in terms of money should be recorded, included, ठीक है, included in the financial statement, इसके अलावा आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ये मेजर मनी मेजरमेंट हो गया। अच्छा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है that the liability and expenses are not understated and assessed income is not overstated। इसको मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। मतलब ये कि अगर आपको पता है कि प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में, लेकिन आप अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब होगा जब रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये आगे जो है ना जाके ये जो प्रॉफिट जो है ना ये लॉस होने वाला है, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो आपके पास रखी हुई है, ये इसकी वैल्यू बढ़ गई है और ये महंगी जाके बिकेगी, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा बाद में जाके, तो अभी से उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ा के रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे कि परचेज की उतने में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर आपको श्योर है कि यार इसकी वैल्यू तो गिर गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, खराब हो गई है, कोई वजह हो गई है और ये बाद में जाके हमें इतने की नहीं बिकेगी, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी के बेस पे हम जो एक्सपेंसेस है, जो आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड इसी पे रिकॉर्ड करते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसी पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी वेसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, तो उसको हम अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमारे अकाउंट से बिल जो हमें आइंदा मिलने वाला है पैसा डूबेगा बाद में, लेकिन हमें पता है कि इतना डूब सकता है, तो हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इस साल ही हमने उसको। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है ये आपके पास जो है एग्जाम में जो आता है ना, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और मैचिंग, ये आपको एक जैसा या वो मैच वो ओवरलैपिंग लग रही होती है, सिमिलर लग रहे होते हैं। तो जब भी अगर आपको एमसीक्यू के अंदर प्रूडेंस भी आए और आपके पास ऑप्शन में प्रूडेंस भी आए और मैचिंग भी आए, तो उसको प्रूडेंस को एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। हालांकि आपका मैचिंग भी क्लोज लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको दोनों में आपको देखना है कि सही क्या है, तो आप हमेशा जो है ना इसको प्रेफर कर देगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको टिप बताइए। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, जो इसका मतलब होता है कि एक चीज जब तक रियलाइज ना हो तब तक उसको आप रिकॉर्ड ना करें। फॉर एग्जांपल, स्टेट दैट द रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। जब तक उसको अर्न ना हो उसको आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका एक मिसाल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी शॉप पे आता हूँ और आपसे कहता हूँ ये मैं आपसे कल लेके चले जाऊंगा, कल से तो आपसे परचेज करूंगा, तो आप उसको अपने सेल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सेल थोड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे वो चीज लेके चले गए, पैसे नहीं भी दिए हैं लेकिन सेल हो गई, तो आप उसको सेल में रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि सेल जो है रियलाइज हो गई, सेल गुड सेल हो चुकी है, ठीक है। रेवेन्यू इन द फाउंडेशन इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, और समटाइम्स मट wish to overstate sales revenue. This is why realization principle should be applied. The realization principle states that the profit for sale can be recorded only when the legal title passed, ठीक है, लीगल टाइटल पास फ्रॉम सेलर टू बायर। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाल के तौर पर जो आपके गुड्स हैं, जैसे आपको एग्जांपल दी मैंने मैंने आपसे कहा कि आपसे मैंने कल आके ले जाऊंगा, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो लीगल थोड़ी हुआ है, कल को अगर मैं नहीं लेता तो क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लेके चला गया आपसे गुड्स, ठीक है, और मैं पैसे नहीं दिए, लेकिन क्योंकि लीगल ट्रांसफर हो गया, अब तो वो मेरे पास प्रॉपर्टी में, तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेल, उसको वो रियल सेल को रियलाइज कहलाएगी, ठीक है। तो बेसिकली रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब तक वो चीज हो ना जाए उसको रिकॉर्ड ना करें। आई होप के समझ में आ जाएगा, और नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिए। The seller must transfer all the risks and reward associated with the ownership of the goods of the buyer. Revenue from a sale of goods to be recognized.
The goods should be exchanged. Either cash if they are sold or another. देखिए, it should be exchanged. Good should be exchanged. यानी कि मेरे परचेजर से के पास चली गई, ठीक है, should be exchange. एक्सचेंज हो जाएगी तो सेल हो जाएगी, भले से पैसे दिए या नहीं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन एंड प्रिंसिपल, रिलेशन प्रिंसिपल एंड प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। Relation principle states that the profit is earned when the legal title passes from seller to buyer, which is usually when the goods have been delivered. However, if the customer does not pay after reasonable time, the prudence principle will be applied and the debt is written off. ठीक है, कि इसका मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये रिलायंस कॉन्सेप्ट के तहत सेल तो हो गई है, लेकिन अगर हमें पता चला कि यार वो चीज तो ले गया वो, लेकिन हम पैसे नहीं मिलने वाले, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डेट को रिटर्न ऑफ कर देंगे। डेट रिटर्न का मतलब क्या हुआ, हमें पैसे तो मिल ही नहीं रहे, तो हमें पैसे डूब गए हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हालांकि हम उससे कांटेक्ट करते रहेंगे, उससे बोलते रहेंगे, पैसे दो, लेकिन अपने रिकॉर्ड से उसको राइट अप कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पैसा बाद में डूबने वाला, अभी से रिकॉर्ड कर, ये कहलाता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। मेरा ख्याल है हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। एक अगर एक तो ठीक है, एग्जाम में सेल क्वेश्चन एमसीक्यूएम उसके हम कर लेते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होगा। नंबर 1 है, a business sends its staff on an annual professional development retreat for which it spends 40,000 a year. The expense 40,000 recorded in the business account, but the increased value of the staff is not recorded. Which accounting principle is being applied? खर्चा तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसके समय एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो इसको हम कौन से प्रिंसिपल का नाम देंगे? शाबाश, मनी मेजरमेंट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। हम मॉनिटर तौर पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब दूसरा है, प्रॉफिट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन लीगल टाइटल ऑफ गुड पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर। व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड? शाबाश, प्रूडेंस। वेरी गुड। लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं है, ये लीगल वो नहीं होना। प्रूडेंस तो है फ्यूचर का प्रॉफिट या लॉस, लेकिन ये रियलाइजेशन होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ना, प्रॉफिट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड व्हेन द लीगल टाइटल ऑफ गुड पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर, ठीक है। प्रॉफिट इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड, क्या मतलब है रिकॉग्नाइज ना, रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? ये फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि इसको ना लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। क्योंकि वो लीगल ट्रांसफर के जो ना रियलाइजेशन में ताल्लुक करता है, ठीक है। उसके बाद वो पैसा नहीं देगा तो वो फिर फोटोस में आ जाएगा। चले इधर आ जाए, अब इसमें आ जाए नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। शाबाश, हाँ बताएं। अच्छा, मिस्सी अ सोल ट्रेडर ऑलवेज यूजेस द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिशिएट ऑन हर तो डेप्रिशिएट हर नॉन करंट एसेट। व्हिच अकाउंटिंग प्रिंसिपल शी इज अप्लाइंग? कौन सा अप्लाई कर रहा है? कंसिस्टेंसी। शाबाश, वेल डन। उसके बाद लेमिंगटन लिमिटेड रिसीव कैश फ्रॉम सीरी अ कस्टमर is recorded it in series account in the cash book. Which accounting principle is the company applying? मैचिंग प्रिंसिपल। Matching principle. Receive cash from today's account is recorded it in series account in cash book. Which principle is company applying? देखिए ना, लिमिटेड कैश रिसीव को सीरी अकाउंट रिकॉर्ड इन सीरी के अकाउंट में किया, तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बिजनेस को बिजनेस रिकॉर्ड में कर लिया,
आप कौन सा कह रहे थे? मैचिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, मैचिंग बेसिकली जो है ना, मैचिंग जो है ना वो साल के रेवेन्यू साल के एक्सपेंस से मैच कर रहे हैं ना, एंटिसिपेट प्रॉफिट या लॉस नहीं है ना। ये तो आपने क्योंकि ये कैश जो है ना कस्टमर है हमारा, तो उसको उसी में हमने रिकॉर्ड कर लिया, बिजनेस का रिकॉर्ड में बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, क्लियर? जी सर। अच्छा, Ganesh a sole trader included his personal asset and liability in the business assets of business, which accounting principle is not being applied. बिजनेस एंटिटी। सॉरी, बिजनेस एंटिटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें इसको, ये ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसने सिर को डेबिट किया, इसको डेबिट किया, फिर रिकॉर्डिंग इसमें कैश को यहाँ देखिए, कैश को रिकॉर्ड किया ना, कैश को यहाँ रिकॉर्ड किया, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया, रिसीव किया, इन द कैश बुक भी रिकॉर्ड किया, और उसके बीच प्रिंसिपल उसके बाद सेल्स अकाउंट में भी रिकॉर्ड किया। एंड इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये वाला जो हमारा जो है ना, ये वाला, शाबाश बताइए, इसका कौन सा हो सकता है? इट रिकॉर्डेड इन सीरीज अकाउंट एंड इन द कैश बुक, दो जगह रिकॉर्ड किया। अब ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सीरीज के अकाउंट में भी किया, कैश बुक में किया, तो कौन सा होना चाहिए? ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, शाबाश, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।